नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी है एक माँ को मिली अत्याचारों से मुक्ति। सुधा के मायके से फ़ोन आया था। राजा भैया बता रहे थे कि उनकी माताजी गुजर गई है और तेरहवीं 3 दिन बाद है। सुधा को निमंत्रण दिया है, पर उनका जोर विशेष रूप से इस बात पर था कि 13वीं के कार्यक्रम में दामाद जी अर्थात अजय अवश्य आए। सब कुछ बहुत धूमधाम से हो रहा था। कार्ड भी छपवाए गए थे, पर भैया को लग रहा था कि क्या पता कार्ड समय से पहुंचे या ना पहुंचे, इसलिए फोन पर सूचित कर रहे थे। चाची की याद में सुधा की आंखें छलक आई, लेकिन मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि रूपमती चाची को उन्होंने अपने पास बुला लिया। बचपन के ना जाने कितने चित्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। गर्मियों की छुट्टियों में हर साल सुधा की माँ सहपरिवार गांव अवश्य जाती थी। वहीं पड़ोस में उनके खानदानी चाचा नवल किशोर जी रहते थे। उनकी पत्नी रूपमती वास्तव में रूपमती ही थी, लेकिन घर में उनकी कोई कद्र नहीं थी। इकलौती बहू होने के बाद भी उनकी सास और पति उन्हें हमेशा दुत्कारते रहते थे। यह तो उसे बड़े होने के बाद पता चला कि नवल किशोर चाचा को अपनी पत्नी पर कभी विश्वास नहीं रहा। पता नहीं उन्होंने कोई घटना देखी या केवल अपनी बदसूरती और पत्नी की खूबसूरती के कारण कभी उन पर विश्वास नहीं कर सके। चाची के मायके में भाई भाभी थे जो उनके किसी प्रकार की सहायता करने को तैयार नहीं थे, इसलिए ससुराल में चाहे जैसा व्यवहार किया जाए उन्हें सहना ही पड़ता था। जमीन जायदाद रसूख सब कुछ था, उसके बाद भी घर की मालकिन की दशा दयनीय थी। सबसे बुरा तो यह लगता था कि उनका इकलौता बेटा राजा भैया भी अपनी माँ को कुछ नहीं समझता था। पिता और दादी को ही सब कुछ मानकर वह भी हमेशा उनसे दुर्व्यवहार ही करता था। सुधा को रूपमती चाची बहुत अच्छी लगती थी। धनी परिवार की इकलौती बहू होने के बाद भी दिन भर कामों में ही लगी रहती थी। फुर्सत के पल ना के बराबर रहा करते थे। जब समय मिलता था तब वे सुधा के बालों में तेल लगाती थी, चोटियाँ बनाती थी, कपड़े की गुड़िया बनाकर देती थी और कतरनों से उसके लिए कपड़े भी बनाती थी। उनकी सास शायद उन्हें ये सब ना करने देती, पर सुधा के पिता की अच्छी पोस्ट के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसे ही समय चलता रहा और सुधा बड़ी होती गई। छुट्टियों में गांव आने पर उसने चाची से कढ़ाई भी सीखी और आसन बनाना जैसे काम भी सीखे, जिनके द्वारा शहर में वाहवाही पाई। चाची का वही हाल था, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। राजा भैया का विवाह हो गया और उसकी पत्नी ने पहले दिन से ही मालकिन का ओहदा संभाल लिया। उनके बच्चे हो गए और वह भी चाची को कुछ नहीं समझते थे। अब तक दादी का स्वर्गवास हो चुका था। राजा भैया की पत्नी ने भी यही सोचा कि जिस सास की कदर ससुर ने भी नहीं की, उन्हें क्या मान देना। इसी तरह से जिंदगी चलती रही। सुधा की पढ़ाई पूरी हुई और फिर उसका विवाह भी सरकारी अधिकारी से हो गया। आज के समय में पैसा और रसूख ही सब कुछ है, इसलिए सुधा की पूछ मायके के गांव में हमेशा बनी रही। अब तक सुधा की दादी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए गांव में परिवार का कोई नहीं था, परंतु खानदानी लोग पास के शहर में ही पोस्टेड सुधा के पति को तरह तरह के बहाने से निमंत्रण देकर गांव में बुलाते रहते थे और बढ़िया खातिरदारी भी करते थे। उपेक्षा और दुख से रूपमती चाची बहुत कमजोर हो चुकी थी, अपनी आयु से भी अधिक दिखती थी। सुधा जब भी गांव जाती थी उनसे अवश्य मिलती थी। बीच में कुछ सालों के लिए पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में होने के कारण सुधा अपने मायके वाले गांव नहीं आ सकी।
जब दोबारा उसी शहर में पोस्टिंग हुई तब किसी के बुलावे पर वह गांव गई। उसने देखा रूपमती चाची को घर से अलग कर दिया गया है। उन्हें रहने के लिए पुराना कच्चा घर दे दिया गया और बाकी परिवार बगल में ही पक्का मकान बनाकर शिफ्ट हो गया है। उनकी जरूरत से भी कम राशन उन्हें प्रति माह दे दिया जाता है। चाची खुद ही अपने लिए जैसे तैसे रूखा सूखा भोजन बनाती है और घिसे पिटे पुराने कपड़े पहनती है। वहीं उनके पति बेटे और उसके परिवार के साथ आराम से रहते हैं। सुधा का मन भर आया। उसने राजा भैया की पत्नी अर्थात भाभी से कहा कि चाची की वृद्धावस्था पेंशन भी है, फिर तो इन्हें कुछ आराम होगा क्योंकि पैसा मिल जाता है। भाभी मुंह पिचका कर बोली, 500 रुपये महीना ही तो मिलता है, उसमें क्या होता है। चाची की दशा देखकर दुखी सुधा घर आकर अजय से बहस करने लगी और कहने लगी कि चाची का दुख किसी प्रकार दूर करिए। तो अजय बोले, 2 काम हो सकते हैं, या तो हम चाची को अपने साथ ले आए और या चाची को किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा दें। सुधा चुप हो गई क्योंकि दोनों ही काम संभव नहीं थे। पति और पुत्र के होते हुए यदि चाची को कहीं ले जाने का प्रयास किया जाता है तो सारा लिहाज भूलकर वे लड़ने खड़े हो जाते। वैसे भी गांव में वह परिवार झगड़ालू परिवार के रूप में प्रसिद्ध था। सुधा थोड़ा बहुत बोल पाती थी, इसका कारण उसके पति का पद था। समय बीतता गया और चाची अधिक वृद्ध होती गई। सुधा जब भी वहाँ जाती थी उनके लिए फल मिठाई आदि ले जाती थी, लेकिन उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि केवल चाची के लिए ले जाए। सबके लिए ले जाती थी और उसी में से अपने सामने बिठाकर चाची को खिला देती थी। चाची की आंखें छलक आती थी। उसे आश्चर्य होता था कि गांव तो अपने मानवता के लिए इतने प्रसिद्ध है, उसके बाद भी गांव वाले कुछ नहीं कहते। इसका उत्तर भी उसे पड़ोस की एक महिला से मिल गया कि ये लोग दबंग हैं और इनका विरोध कोई नहीं कर सकता। बाद में सुधा ने सुना कि चाची बैठ बैठकर घसीट कर चल पाती है। अभी भी उनकी कोई कद्र नहीं है, देखने में भिखारन लगती है क्योंकि फटे कपड़े और शक्तिहीनता उन्हें यही रूप दे रही है। इसके बाद जब राजा भैया ने फोन पर सुधा को चाची की 13वीं में निमंत्रित किया तब सुधा ने गांव में किसी को फोन करके सारा हालचाल लिया। बताने वाले ने यही कहा कि उनकी तो मुक्ति हो गई। वे सुहागिन थी, इसलिए उन्हें कीमती साड़ी से सजा कर ले जाया गया। उनका संस्कार भी धूमधाम से किया गया। जो भोजन और कपड़ों के लिए तरस कर चली गई, मृत्यु के बाद उसके लिए कीमती साड़ी और अब शानदार भोज का आयोजन। सुधा ने व्यंग्य से सोचा। बताने वाला कह रहा था, रूपमती चाची के परिवार ने उनका संस्कार गांव के रिवाज के अनुसार अपने खेत में नहीं किया, बल्कि गंगा नदी के किनारे ले गए। घर वालों को डर था कि पास में संस्कार करने से वह मृत्यु के बाद उन्हें सता सकती है। सुधा ने सच्चे दिल से प्रार्थना की कि रूपमती चाची कम से कम मृत्यु के बाद तो इनसे बदला ले ले, पर वह जानती थी कि यह नहीं हो सकता। 13वीं के दिन सुधा अपने पति के साथ गांव के लिए निकली। गांव न जाकर उसने अपने पति से गंगा के किनारे उस स्थान पर चलने के लिए कहा जहां संस्कार किया जाता है। वहां पहुंचकर उसने रूपमती चाची को आंसू से श्रद्धांजलि दी और क्षमा मांगी कि वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद उसने अजय से घर लौटने के लिए कहा। उन्होंने पूछा कि गांव तक नहीं चलोगी? उन लोगों ने बहुत आग्रह से बुलाया है। सुधा ने कहा, मैं नहीं जा सकती।
क्योंकि जहाँ मेरी चाची ने तिल तिल कर के अपनी जान दी है, वहाँ यह लोग अपना सम्मान बढ़ाने के लिए भव्य कार्यक्रम रख रहे हैं। हम लोगों को भी इसीलिए बुलाया है कि लोग देखें सरकारी अधिकारी भी 13वें में आए हैं। मैं जिंदगी भर चाची का साथ नहीं दे सकी, लेकिन अब वहाँ जाकर इन हृदयहीन लोगों का साथ नहीं दे सकती। मुझे तो खुशी है कि चाची को उम्र कैद से मुक्ति मिल गई। उसकी बात सुनकर अजय भी भावुक हो गए। उन्होंने भी दोनों हाथ जोड़कर चाची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और फिर दोनों पति पत्नी वहीं से अपने घर लौट गए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि लेखिका मंजू सिंह द्वारा लिखी गई यह पारिवारिक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।